निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे, जो भी मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन है आपके पास, फिल्म फेयर 2021 में किससे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवॉर्डेड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2021? इरफान खान, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना या फिर अर्जुन कपूर? चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहेगा? चलिए इसका आंसर है इरफान खान। इरफान खान को 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में। 26वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया था। सेरेमनी में दिवंगत एक्टर इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए, फिल्म का नाम है अंग्रेजी मीडियम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से के खिताब से नवाजा गया है। बहुत अच्छी मूवी थी, अगर आपने ये नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देखिए। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं, इरफान खान की हर मूवी बहुत अच्छी होती है। उनमें वो पोटेंशियल है, वो एक्टिंग की वो एक क्वालिटी है जो आपको देखते ही बनेगी। आप इनकी मूवीज देखिए, बहुत अच्छे इंसान थे। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। इरफान खान के बेटे बाबिल अपने पिता की ओर से अवार्ड लेने के लिए इस सेरेमनी में पहुंचे थे। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किस पूर्व विकेटकीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स हैज अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर विकेटकीपर एज इट्स असिस्टेंट कोच? ऑप्शन आपका पार्थिव पटेल, अजय रात्रा, दीप साहगुप्ता या फिर विजय दाहिया? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस पूर्व क्रिकेटर को अपना सहायक कोच के लिए नियुक्त किया है दिल्ली कैपिटल्स टीम ने आईपीएल की? चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? चलिए इसका आंसर है अजय रात्रा। चलिए, तो अजय रात्रा जी हैं, इनको दिल्ली कैपिटल्स टीम ने विकेट कीपर पूर्व थे ये, इनको अपना सहायक कोच नियुक्त किया है, असिस्टेंट कोच। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने घोषणा की कि उनकी लुभावनी लीग के 14वें सत्र से पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर अजय रात्रा को टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। दिल्ली कैपिटल्स पिछले चरण के फाइनल में मुंबई इंडियंस से हारकर उपविजेता रही थी। आईपीएल का आगामी चरण 9 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने हाल ही मुश्ताक अली टूर्नामेंट और विजय हजारे ट्रॉफी में भी असम टीम को कोचिंग दी थी। तो यहाँ पे एक और हमको काम की चीज मिलती है कि अभी इसके पहले ये मुश्ताक अली टूर्नामेंट में और विजय हजारे ट्रॉफी में असम टीम को कोच भी रहे। और साथ ही साथ में एक चीज और आपको बता दूं कि आईपीएल जो होने वाला है 2021 का, वो बैक डोर से होगा, मतलब क्लोज डोर बोलते हैं इसको, क्लोज डोर से मतलब ये कि ये जो मैच होने वाले हैं ये खाली ग्राउंड में होने वाले हैं, मतलब इसमें ऑडियंस नहीं रहेगी। जो हमारा पवेलियन होता है सिर्फ वही बस खिलाड़ियों से भरा होगा, और साथ ही साथ में जो पूरा जो दर्शक दीर्घा होती है वो पूरी तरह से खाली रहेगी। जैसे कभी लगातार जिस टाइप से क्रिकेट मैच चला कर रहे हैं वैसे ही होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे जो पब्लिक रहेगी वो नहीं रहेगी, और क्रिकेट मैच का सिर्फ लाइव प्रसारण किया जाएगा। अलग अलग जो ब्रॉडकास्टिंग कमिटी हैं, ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं, उनमें किया जाएगा। और सेट मैक्स में आईपीएल का जो टेलीकास्ट होता है वो तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उस पर भी इसका होगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? चलिए, पहले हमने देखा था बेस्ट अभिनेत एक्टर का, या फिर बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ एक्टर का। अब बात कर रहे हैं कि आप इस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेत्री या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2021 फिल्म फेयर अवार्ड में किसको दिया गया? ऑप्शन आपका करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट या फिर तापसी पन्नू? चलिए इसका आंसर दीजिए, किसे 2021 में बेस्ट अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। करिश्मा कपूर तो हो नहीं सकती क्योंकि ये बहुत लंबे समय से फिल्म से दूर हैं। माधुरी दीक्षित के साथ भी ऐसा ही है। आलिया भट्ट की अभी कोई फिलहाल कोई अच्छी मूवी नहीं आई है। और तापसी पन्नू
के बारे में हो सकता है और आलिया भट्ट के बारे में हो सकता है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या रहता है। इसका आंसर है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू को 2021 के बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं इनकी मूवी कौन सी है। सेरेमनी में 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया था और साथ ही साथ में मूवी का नाम है थप्पड़। थप्पड़ नाम की एक बहुत अच्छी मूवी है जो कि एक थीम बेस्ड मूवी है। उसको आप देखिए जरूर। तापसी पन्नू को इस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। थप्पड़। थप्पड़ ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट कहानी और एडिटिंग का अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा फिल्म गुलाबो सिताबो और तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर ने भी अवार्ड अपने नाम पर किए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रिसेंटली विच एंटी सैटेलाइट मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? जल शक्ति मिसाइल, युवा शक्ति मिसाइल, मिशन शक्ति मिसाइल या फिर गगन शक्ति मिसाइल? चलिए इसका आंसर दीजिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चलिए इसका आंसर है मिशन शक्ति मिसाइल। मिशन शक्ति मिसाइल जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जिसको बोला जाता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हाल ही मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तब से अब तक भारत अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का लगातार काम कर रहा है। अंतरिक्ष से मतलब ये यहाँ पे कि हम हवा में अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। इसी का परिणाम है कि DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सेंसर और सैटेलाइट विकसित किए जो युद्ध की स्थिति में जमीन का मौजूदा रक्षा बल की मदद भी कर सकते हैं। निम्न में से किस मशहूर फिल्म मेकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फिल्म मेकर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69? अनिल धारकर, अनीश शाह, राहुल त्यागी या फिर मोहन सेठ? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। दोस्तों आपसे मेरा फिर से निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो लगातार मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक तो बनता है। चलिए इसका आंसर है अनिल धारकर। अनिल धारकर का अभी हाल ही में निधन हुआ है जो कि 89 वर्ष के थे। जाने माने पत्रकार, लेखक और अनिल धारकर का निधन हुआ। तो यहाँ पे एक और हमको काम चीज मिलती है कि फिल्म मेकर भी थे, पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। वह कथित तौर पर दिल की बीमारी से पीड़ित थे। अनिल धारकर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक और निर्देशक थे जो हर साल नवंबर में आयोजित किया जाता है। तो चलिए एक और हमको काम चीज मिलती है। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव जो होता है जिसके संस्थापक कौन थे? अनिल धारकर जी थे, जो हर साल नवंबर में आयोजित किया जाता है। वह लिटरेचर लाइफ के संस्थापक और निदेशक भी थे। अनिल ने दक्षिण मुंबई में आकाशवाणी ऑडिटोरियम को एक आर्ट फिल्म थिएटर के रूप में भी खोला था। हाल ही में RBI के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रिसेंटली विच फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI डाइड एट द एज ऑफ 68 ड्यू टू द हार्ट अटैक? ऑप्शन है आपके पास M.K. जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, KC चक्रवर्ती या फिर BP कानूनगो? चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? चलिए इसका आंसर है KC चक्रवर्ती। KC चक्रवर्ती जी का निधन हुआ है हाल ही में। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर KC चक्रवर्ती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में काम करने के बाद चक्रवर्ती को 2009 में RBI में डिप्टी गवर्नर बना दिया गया था। चलिए एक और काम की चीज मिलती है कि KC चक्रवर्ती जो कि पूर्व डिप्टी गवर्नर भी थे, इसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में, इंडियन बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने 2014 में कार्यकाल समाप्त होने से 3 महीने पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। बैंकिंग से पहले चक्रवर्ती बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर थे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए
प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं, 65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वाटर पावर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत सैंक्शन 465 crore rupees as demonstration incentives fund for the how many state under the जल जीवन मिशन? 8, 10, 4 या फिर 7? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है 7। 7 राज्यों को प्रदर्शन प्रोत्साहन राशि के लिए 465 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। प्रदर्शन प्रोत्साहन अनुदान के लिए मानदंडों में जल जीवन मिशन के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति, चलिए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति और साथ ही साथ में जलापूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता और निधि का उपयोग करने भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पीएमसी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? टू व्हाट डेट हैज बीन Reserve Bank of India extended restriction on the withdrawal and deposits in the Punjab and Maharashtra Cooperative Bank? 30 जून 2021, 30 अगस्त 2021, 30 मई 2021 या फिर 30 जुलाई 2021? चलिए इसका आंसर है 30 जुलाई 2021। 30 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि केंद्रीय बैंक घोटाले से प्रभावित इस बैंक के लिए एक निवेशक के अंतिम रूप देने का काम भी कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जो केंद्रीय बैंक है, जो आरबीआई जो है, इस घोटाले से प्रभावित अन्य बैंकों को निवेशक के रूप में भी काम देने का काम कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के सामने आने के बाद पंजाब और महाराष्ट्र बैंक सरकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद आरबीआई ने पीएमसी बैंक की सभी गतिविधियों। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया? The World Bank has projected India's growth rate to be between 7.5% and what percent in the financial year of the 2021 to 22? ऑप्शन आपके पास 10.5%, 12.5%, 11.5% या फिर 8.5%। चलिए दोस्तों, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट में आंसर देते चलिए। तो क्वेश्चन आपने देख लिया। यहाँ पे विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान किया है? 7.5 से आगे कितने रहने का अनुमान जताया है? चलिए इसका आंसर है 12.5% तक हमारी ग्रोथ रेट जो है, भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है 21-22 के बीच में। विश्व बैंक ने साउथ एशिया वैक्सीनेट नाम की अपनी रिपोर्ट में ये अनुमान बताया कि हमारी जो ग्रोथ रेट है 7.5 से लेके 12.5% के बीच में रहने वाली है। आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से तेजी में सुधार हो रहे हैं, तेजी के रास्ते हैं यहाँ पे, परंतु कोरोना संक्रमण के फिर बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अगर लागू हुआ फिर से लॉकडाउन तो फिर इस सुधार में भी झटके देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ग्रोथ बताई जा रही है कि 7.5 से बढ़कर 12.5 के बीच में हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली, परंतु यहाँ पे उन्होंने अलर्ट भी दिया है कि अगर मान लीजिए फिर से लॉकडाउन लगता है, कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है क्योंकि अब देख रहे हैं कि रोज नए नए केसेस निकलते जा रहे हैं, तो अगर लॉकडाउन लगता है फिर से तो इसमें फिर से एक झटका लग सकता है, फिर से ये ग्रोथ रेट जो है वो कम हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम से ही हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अर्थव्यवस्था चलिए बहुत दूर की बात है, आम आदमी, एक गरीब आदमी और एक मजदूर वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा परेशान हुआ है, कुछ ना तो आत्महत्या तक करी है इसको लेकर। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है?
आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स हैज रिसेंटली अपॉइंटेड विच प्लेयर एज ए कैप्टन ऑफ द टीम? ऑप्शन आपका शिखर धवन, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल या फिर ऋषभ पंत। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को अपने टीम का कप्तान नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को हाल ही में टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया। ऋषभ पंत चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे, जो कंधे में चोट के कारण इस T20 लीग से बाहर हो गए थे। तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर जो है इनको चोट लग गई थी कंधे में, इस वजह से ये टीम से बाहर हुए। अब ये टीम में एंट्री कौन ले रहे हैं? ऋषभ पंत ले रहे हैं, और आते ही यहाँ पे इनको टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया गया। बतौर कप्तान ऋषभ पंत पहली बार आईपीएल में उतरेंगे। उन्होंने इसके पहले घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की कप्तानी भी की है। पंत 2017 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के कप्तान भी थे। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? रिसेंटली विच फेमस मराठी राइटर हैज गॉट सरस्वती सम्मान 2020? शरद कुमार लिबाले, श्रीकांत मोघे, आनंद यादव या फिर रंगनाथ पठारे। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर है शरद कुमार लिबाले। शरद कुमार लिबाले जी को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। ये मराठी लेखक हैं। लिबाले को यह सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया गया। चलिए यहाँ पे काम की चीज हमको एक और मिलती है कि ये जो सम्मान जो है सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन जो है वो देता है। तो यहाँ पे के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से सम्मान लिबाले जी को दिया गया है। शरण कुमार लिबाले। फाउंडेशन ने प्रेस की विज्ञप्ति में कहा कि चयन परिषद ने डॉक्टर शरण कुमार लिबाले के मराठी उपन्यास सनातन को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान से जोड़ा है। चलिए यहाँ पे एक और हमको काम की चीज मिलती है कि सरस्वती सम्मान जो है ये 30वां संस्करण है। इसका 30वां संस्करण है, मतलब लोग लगातार यहाँ पे अभी तक 30 बार ये सम्मान मिल चुका है। 30वें संस्करण के लिए चुना गया है शरण कुमार लिबाले जी को। भारतीय भाषाओं के लेखक, एक लेखक को 15 लाख रुपए का ये सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से हर साल देता है। चलिए मार्च 30 मार्च को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? On March 30, the foundation day of which of the following state has been celebrated? ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब। चलिए इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया गया है। हर वर्ष के तीसरे महीने मार्च की 30 तारीख को, कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझा के बताया गया है कि हर वर्ष के तीसरा महीना मतलब ऑब्वियसली मार्च ही होगा। तो 30 मार्च को राजस्थान का दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर 72 राजस्थान संघ बना था। मतलब एक जो बड़ा राजस्थान संघ जिसको बोला जाता है, जिसमें कौन कौन थे? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, ये अलग अलग रियासतें थी। बीकानेर, ये छोटी छोटी रियासतें थी राजाओं की। वहां पे जो वहां के राजा हुआ करते थे उनकी अपनी अपनी रियासतें थी। ये आजाद होने के बाद की ही बात कर रहा हूं मैं। जब आपको पता होगा आजाद होने के बाद हमारे भारत देश को फिर से विलय किया गया था। सारे जो अलग अलग जो रियासतें थी उनको किया, क्योंकि आजाद होने के बाद 1947 के टाइम पे हमारे भारत देश में अलग अलग बहुत सी रियासतें थी। कुछ अंग्रेज से वित्त पोषित राज्य भी थे, वो सारे थे। उन सभी को हमने फिर कैटेगराइज किया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट डी, ए बी सी डी, 4 पार्ट में डिवाइड था। ए बी सी डी 4 पार्ट में डिवाइड था। ए में कौन आते थे? ए में आते थे हमारे जो रियासत थी, और बी में आते थे कौन? अंग्रेजों वाले जो, और सी में कौन थे? मिक्स थे, और डी में सिर्फ हमारे कौन थे? अंग्रेज शासित राज्य थे। तो ये सारे ऐसे पूरे अलग अलग कैटेगराइज थे। उन सभी को फिर इकट्ठा करके अलग अलग स्टेट बनाए गए थे। तो ये सारी जो चीजें थी ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, आपको निश्चिंत रहिए। ये हम पढ़ेंगे जब हम फाउंडेशन पढ़ेंगे पूरे भारत देश का आजादी के बाद 1947 से लेके 1956 तक
सबसे ज्यादा जो अलग अलग राज्य बनाए गए थे, गठन हुए थे, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। चलिए, यही राजस्थान की स्थापना का दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान को मरुभूमि भी कहा जाता है। मरुभूमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो मरुस्थल है। अब मरुस्थल वर्ड क्यों जोड़ा गया है? मरुस्थल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जमीन जहाँ पे किसी प्रकार के पौधे नहीं होते हैं और समझ लीजिए कि पानी नहीं है, तो वो जमीन क्या होती है? एक मृत जमीन के समान ही होती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मरुभूमि। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। प्राचीन समय में राजस्थान में छत्री राजपूत वंश के राजाओं का शासन भी था। तो यहाँ पे छत्री राजा जो थे वहां पे इन्होंने राजा राजा थे, उन्होंने शासन किया था। जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, ये सारे राजा थे। इस टाइप के राजा जो थे छत्री राजा थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया था पुराने समय में। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीदी से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट देने का प्रस्ताव रखा है? What percent of tax exempted has been proposed by the central government on submission of the scrap certification old vehicles before the purchase of a new vehicles? चलिए इसका आंसर दीजिए। 20%, 25%, 35% या फिर 10%? चलिए इसका आंसर दीजिए। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? चलिए इसका आंसर है 25%। 25% नियमों के प्रारूप में कहा गया कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% का रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने पर कर 15% भी रहेगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप पुराने वाहनों को स्क्रैप कराते हैं, मतलब पूरी तरह से उसको नष्ट करवाते हैं, स्क्रैप कराते हैं, तो आप वो अगर स्क्रैप कराते हैं तो नए वाहन अगर खरीदते हैं अगर आप, तो उसमें आपको 25% की छूट मिलेगी स्क्रैप का सर्टिफिकेट के साथ में। आपको उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए बनी बात है, आप किसी लोकल कबाड़ी को वहां पे स्क्रैप मत कराइए या उसको मत बेचिए। आपको इसके लिए संपर्क कहाँ करना पड़ेगा? इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा वाहन कंपनियां जो हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। वो या तो स्क्रैप करेंगे या तो फिर वो आपसे काट के पैसा ले लेंगे। बात वही हुई, पहले जैसा हुआ करता था वैसा ही है। बस यहाँ पे सरकार ने एक नियम बना दिया है कि 25% तक की आपको रियायत मिलेगी नए वाहनों के लिए। व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें 8 साल तक ली जा सकती हैं, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए अवधि जो है 15 वर्ष तक होगी। इस अवधि की गणना पहले पंजीयन की तारीख से ही की जाएगी। किस बैंक को एशिया मानी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? विच बैंक हैज बीन adjudged India's best SME bank at the एशिया मनी, यहाँ पे एशिया मनी है, एशिया मनी बैंक अवार्ड 2021। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर यस बैंक? किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? चलिए इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी का 2021 का भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम जैसे कि स्मॉल, मीडियम एंड एंटरप्राइज व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। कुछ वर्षों से जो एचडीएफसी बैंक है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब ये कुछ जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, उनके लिए भी मदद का काम करता है, लघु उद्योग हैं उनके लिए भी करता है, और मध्यम आकार के जो हैं उनके लिए भी ये काम करा करता है। तो इसको देखते हुए जो एजेंसी है उसने एशिया मनी बेस्ट अवार्ड 2021 में इसने भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? रिसेंटली वज्र प्रहार एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द हिमाचल प्रदेश बिटवीन इंडिया एंड स्पेशल फोर्स ऑफ द विच कंट्री? नेपाल, अमेरिका, चीन या फिर रूस? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? चलिए इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन बारी बारी से अमेरिका और भारत में किया जाता रहा है। लगातार भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता था, कभी अमेरिका में होता था, कभी भारत में होता था। यहाँ पे इस बार भारत में हो रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बलों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द शहीद अशफाक उल्लाह खां जू, जिसको गोरखपुर जू के नाम से भी जाना जाता है। इन विच सिटी, कौन से सिटी में है ये? ऑप्शन है आपके पास फैजापुर, कानपुर, लखनऊ या फिर गोरखपुर। चलिए इसका आंसर है गोरखपुर। ऑब्वियसली गोरखपुर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। यह राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर होगा। इस परियोजना की परिकल्पना लगभग एक दशक पूर्व 2011 में की गई थी। इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज लिफ्टेड द बैन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड्स विद इंडिया। ऑप्शन है आपका चीनी, कपास और सूत, नमक लिखा है, सॉरी नमक है ये, नमक, दाल और चावल, तेल, रत्न और आभूषण, और साथ ही साथ में लोहा, इस्पात और फल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप कमेंट में। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में आपसे एक और निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? चलिए इसका आंसर है चीनी, कपास और सूत। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। अभी यहाँ पे पाकिस्तान ने एक और यहाँ पे छोटी सी धमकी टाइप की दी थी कि धारा 370 जो कश्मीर में लगी थी उसको हटा दिया गया है, उसके वजह से हमारे और भारत के संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने एक छोटी सी गीदड़ भपकी दी थी। परंतु उसके बाद फिर यहाँ पे उनको लगा कि भाई अब हमारे पास समस्या बनी, क्योंकि हमारे यहाँ से चीनी जाती है पाकिस्तान में, वो चीनी का पूरा लगभग 80% जो आयात होता है वो हम हमारे भारत की तरफ से होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि चीनी पूरी तरह से हमारे भारत से ही जाती है पाकिस्तान में, और उसकी आपूर्ति वहां पे हुआ करती है। भारत वाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। तो ये वही चीज जो आपको मैंने बताई कि धारा 370 हटने के बाद पता नहीं क्यों हमारे देश में जो भी हो रहा है उसको देखते हुए पाकिस्तान यहाँ पे चढ़ा हुआ था कि आपने जम्मू कश्मीर में धारा 370 क्यों अलग कर दी। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना रोना रोया और कहते हुए किया कि भाई हम आपसे जो कपास लिया करते थे वो हम बंद कर देंगे, और साथ ही साथ में चीनी और सूत की बात भी करी थी। परंतु अब यहाँ पे उनसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा हो, क्योंकि कमी तो है होगी ही, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा हम सप्लाई करा करते हैं। इसको देखते हुए जून 2021 तक वापस ये इंपोर्ट करेंगे। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? विच वेटरन एक्टर ऑफ द साउथ सिनेमा हैज बीन अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड? ऑप्शन है आपका चिरंजीवी, रजनीकांत, प्रभास या फिर प्रकाश राज। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों मेरा नाम है ऋतुराज और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? चलिए इसका बताना है आपको आंसर, कौन सा वो अभिनेता है। चलिए इसका आंसर है रजनीकांत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की, जिसमें रजनीकांत को
सिलेक्ट किया गया है कि भाई 2021 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को दिया जाना है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाएंगे। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में ही अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रागनगाल थी। यह पुरस्कार किसी विशेष व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। एक और चीज आपको बता दूं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया गया है? The Income Tax Department has extended the deadline for linking PAN card with Aadhaar from 31st March till which of the following? ऑप्शन है आपके पास 1 जुलाई, 15 अगस्त, 30 जून या फिर 25 जून। चलिए इसका आंसर दीजिए। आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है, 31 मार्च से आगे बढ़ा दिया। आपको बताना है कब तक के लिए कर दिया गया है। चलिए इसका आंसर है 30 जून। 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आधार से पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जून कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। इसके पहले भी कई बार हो चुका है, क्योंकि हर बार लगता है इनकम टैक्स होके नहीं हो पा रहा है या लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों में अभी भी कुछ डर महसूस है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी नोटबंदी के टाइम पे, उसके बाद फिर जीएसटी के टाइम पे। तो लोगों का सरकार की तरफ से भरोसा उठ गया है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आधार और पैन हमारा जोड़ देंगे तो पता नहीं कल के दिन क्या करेंगे, हमारे पैसों पे सैन ना लगा ले सरकार, कुछ ना कुछ टैक्स लगा के फिर कटौती ना करने लगे। तो इसको देखते हुए कि बहुत से लोगों में अभी भी डर महसूस है। और साथ ही साथ में एक कारण ये भी है, जागरूकता लोगों को नहीं है। लोगों के पास प्रॉपर जानकारी भी नहीं है इसके बारे में कि ऐसा कुछ होना है। क्योंकि आज आप देखते हैं न्यूज़पेपर में तो सिर्फ चुनाव की और बीजेपी सरकार की, और कहीं अभी तो ये ठीक है, नहीं तो फिर चाइना की और भारत की, सिर्फ यही न्यूज़ चला करती थी और कुछ नहीं। जो काम की चीज़ है इसके ऊपर सरकार जो है एडवर्टीजमेंट भी नहीं करती है। अगर चाहती है कि भाई इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले तो न्यूज़पेपर वगैरह में इसका एडवर्टीजमेंट कर सकती है कि भाई ये आपके लिए डेडलाइन है, इसको आपको बढ़ाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। चलिए, कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इसकी समय सीमा को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अंडर द प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम? चलिए इसका आंसर दीजिए। 15,900 करोड़ रुपए, 20,900 करोड़ रुपए, 12,900 करोड़ रुपए या फिर 10,900 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? चलिए इसका आंसर है 10,900 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ता को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर को अनुमान से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? आपको बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोला जाता है कि वृद्धि दर अनुमानित कितनी कर दी गई है, कितना प्रतिशत बढ़ने वाली है। वर्ल्ड बैंक हैज इंक्रीज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट या ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021 to 20 टू व्हाट परसेंटेज? 15.1%, 10.1%, 7.1% या फिर 15.1%? चलिए इसका आंसर है 10.1%। 10.1% करिए। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे बढ़ाकर अब 10.1% कर दिया गया है।
विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रखने की आशंका भी जताई है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 10.1 ही हो सकती है, ऑब्वियसली यहाँ पे कम ही होगी क्योंकि अभी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि फिर से वापस लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, या लॉकडाउन नहीं भी होगा तो जो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने वाले हैं, प्रतिबंध बढ़ने वाला है, उससे नुकसान होने वाला है। आज भी जैसे कि बात करते हैं, शादियों का सीजन आने वाला है, शादियों के सीजन में 50-50 की यहाँ पे लिमिट कर दी गई है कि भाई आप अपने मेहमानों को 50 से ज्यादा नहीं बुला सकते। इसका सीधा सा असर किस पे पड़ रहा है? जो टेंट व्यवसायी हैं उन पर असर पड़ रहा है, शादी के जो कार्ड छापा करते हैं उन पर असर पड़ रहा है, शादी के कार्ड व्यापारी जो हैं उन पर असर पड़ रहा है, और साथ ही साथ में जो शादी से संबंधित हलवाई होते हैं जो खाना बनाते हैं, केटर्स हो गए, और साथ ही साथ में डेकोरेशन वाले हो गए। तो कुल मिला के शादी से संबंधित, क्योंकि ये एक सीजन होता है, जैसे कि अभी सीजन चालू हो रहा है शादियों, तो इस सीजन में ये लोग जो होते हैं ये साल भर की कमाई इकट्ठी करके रख लेते हैं, क्योंकि साल भर तो कार्ड छपते नहीं है, साल भर तो शादियां होती नहीं है, तो यहाँ पे ये सीजन उनका मारा जा रहा है। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान है और शायद इसी वजह से जीडीपी हमारी और कम हो सकती है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार को सिर्फ चुनाव कराने की फुर्सत है और बाकी कुछ नहीं। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन एमओयू के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज प्रोवाइडेड अ ग्रांट इन एड ऑफ 800 करोड़ नेपालीज रुपीज टू नेपाल अंडर अ मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एमओयू? ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए भाई। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए देने का अनुदान सहायता प्रदान की है? चलिए इसका आंसर है भारत। भारत ने सहायता प्रदान की है। नेपाल के तेराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन एमओयू के तहत नेपाल को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इन तराई सड़कों की हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को भी जोड़ा करता है। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाली कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीति सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 25 year strategic cooperation agreement has been signed between the China and which country? ईरान, नेपाल, जापान और भारत। चलिए इसका आंसर दीजिए। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? चलिए इसका आंसर है ईरान। चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलू और घटक शामिल भी रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया? ये वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था। हाउ मेनी वीक्स हैज द फ्रांस प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन इम्पोज अ लॉकडाउन ऑन द होल कंट्री इन व्यू द थ्रेट ऑफ कोरोना? ऑप्शन है आपके पास 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता या फिर 3 हफ्ता। चलिए इसका आंसर दीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? चलिए इसका आंसर है 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि स्कूलों को कम से कम 3 हफ्तों के लिए बंद किया जाए। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस के राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 जनवरी, 15 मई, 5 अप्रैल या फिर 20 अगस्त। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल में पहली बार आए हैं,
इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ बताऊं, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आंसर कमेंट में देती चलिए। क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? चलिए, इसका आंसर है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना है। ज्यादा से ज्यादा हम समुद्री व्यापार को करें और जो यातायात है समुद्री व्यापार से संबंधित उसको हम फैलाएं। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 1964 में इसकी शुभारंभ किया गया था। यह दुनिया के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य समर्थन करने हेतु जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे अनुकूल वाणिज्यिक समर्थन से मतलब ये कि जो हमारे फेवरेबल कंडीशन होती है हमारे फाइनेंस के लिए या फिर हमारे कमर्शियल के लिए, व्यापार के लिए, उस समर्थन को, मतलब एक देश से दूसरे देश में हम अगर व्यापार करते हैं तो दोनों में जो समर्थन हुआ करता है, दोनों में जो संधि हुआ करती है उसको बढ़ाना, फैलाना और एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए जो भी व्यवस्था लगती है उन सभी को फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने का ये काम करता है। इसीलिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए। पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पद्मश्री ऑनर्ड which famous and veteran actress has passed away recently at the age of 88? ऑप्शन है आपका शशिकला, माला सिन्हा, प्रतिभा सिन्हा या फिर कोमल झा। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चलिए, इसका आंसर है शशिकला। शशिकला जी का ये बहुत ही फेमस अभिनेत्री थी अपने समय की, और उस समय इनका बहुत अच्छा क्रेज था और एक प्रकार से इनको एक विलन ग्रुप में भी जाना जाता था। तो लेडीज विलन इनको बोला जाता था। तो ये बहुत ही फेमस थी। वे 88 साल की थी। उन्होंने उनके निधन के बाद हिंदी फिल्म जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई है। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी शशिकला को अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नामांकित किया गया था। 8 बार इनको फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया था, परंतु सन 2007 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया था। एक और आपको चीज काम की बता दूं कि 100 फिल्मों से ज्यादा ये काम कर चुकी हैं, साथ ही साथ में 8 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर एक बार भी इनको नहीं मिला था। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार की तरफ से। विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, जिसको AIIB के नाम से भी जाना जाता है, ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है? हाउ मेनी मिलियन डॉलर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB टू पंजाब? 100 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या फिर 500 मिलियन डॉलर? विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी बोलते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी बोला जाता है, ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के लोन देने की यहाँ पे मंजूरी दे दी है? चलिए, इसका आंसर है 300 मिलियन डॉलर। 300 मिलियन डॉलर जो है लोन देने वाला है ये। विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब में नहर के पानी पर निर्धारित 30 करोड़ डॉलर, जिसकी कीमत होगी करीब 2190 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना के लिए कर्ज सहायता मंजूर की है। पंजाब सरकार के बयान के मुताबिक परियोजना का मकसद गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना और अमृतसर तथा लुधियाना में पानी के नुकसान को कम करना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अभी आप देख रहे होंगे इस कुछ दिनों में लगातार बड़े बड़े जो दिग्गज अभिनेता, खिलाड़ी, इन सभी की मृत्यु हो रही है। इसके पहले भी एक कोच का निधन हुआ था। अब यहाँ पे एक और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच थे जिनका निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया। आपको बताना है वो कौन है।
honored and Dronachar Award, which prestigious shooter coach has recently passed away at the age of 79? संजय चक्रवर्ती, मोहन अग्रवाल, रंजन कुमार या फिर अनिल त्यागी? चलिए इसका आंसर दीजिए। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? चलिए इसका आंसर है संजय चक्रवर्ती। संजय चक्रवर्ती एक बहुत ही फेमस कोच थे निशानेबाज के, उनका निधन हो गया है। वे 89 साल के थे। उन्हें खेलों में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने देश को ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग और अंजलि भागवत सहित कुछ शानदार निशानेबाज दिए हैं। कहने का मतलब ये हो गया, गगन नारंग के कोच और अंजलि भागवत के कोच कौन है? संजय चक्रवर्ती, जिनका अभी निधन हुआ है, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित थे। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन सा बन गया? आफ्टर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, which of the following has become the third state in the country to pass a law on the forced conversion for marriage? बिहार, झारखंड, कर्नाटक या फिर गुजरात? चलिए इसका आंसर दीजिए। जबरन धर्मांतरण के लिए कानून बनाया गया है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर का कौन सा राज्य बन गया है। अभी आप देख रहे हैं, जिसको लव जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने लागू किया था कि कुछ धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि नाम बदल के या धर्म का नाम बदल के जबरदस्ती शादी करा करते हैं या फिर जबरन उनसे धर्मांतरण भी कराया करते हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक कठोर कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों ने इस कानून को लागू किया। अब इसके बाद तीसरा कौन सा राज्य है जिसने ये लागू किया है? चलिए इसका आंसर है गुजरात। गुजरात ने भी लागू कर दिया। इसके पहले देश के अन्य दो राज्यों में जबरन धर्मांतरण कानून पारित कर दिया गया। ये दोनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। संशोधन के मुताबिक शादी करके या किसी की शादी करा के, शादी में मदद करके या फिर जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे 2-3 कंडीशन रखी है, टर्म्स एंड कंडीशन। पहली तो ये हो गई कि शादी करके या फिर किसी की शादी करा के या फिर शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण करा के। मतलब कुछ लोग, जो आप जानते होंगे कि कुछ जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं किसी प्रकार से, तो उनको पैसों की मदद करके भी बोला जाता है कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे, आप शादी कर लो, धर्मांतरण कर लो या दूसरे धर्म में चले जाओ। तो इसको लेकर भी अगर कंप्लेन करी जाती है, ये मामला अगर संज्ञान में आता है, तो 3 से 5 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था। रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट अनाउंस सस्पेंशन ऑफ ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर नेपाल? चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सभी यातायात को निलंबित कर दिया गया है। किसी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रहेगा वो पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। देश में 5 अप्रैल से शुरू हो रहे लॉकडाउन के दौरान सड़क, जल, रेल यातायात और घरेलू उड़ानों पर रोक लगी रहेगी। सरकार ने एक नए आदेश में कहा कि लॉकडाउन के दौरान माल परिवहन और आपात सेवाओं को छूट मिलेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारी को लाने ले जाने के लिए यातायात साधनों का उपयोग करेंगे। भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? विच फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया पास अवे रिसेंटली? राहुल सचदेवा, दिग्विजय सिंह जाला, बाबुल सुप्रियो या फिर नीरज कुमार सिंह? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? चलिए इसका आंसर है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह पहले पर्यावरण मंत्री थे। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया। वो 88 वर्ष के थे। दिग्विजय सिंह जाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने इस पद पर 1982 से लेकर 1984 तक काम किया था। इसके अलावा वे गुजरात के वांकानेर से विधायक भी रह चुके हैं। वे 1962 से लेकर 1967 तक वांकानेर के निर्दलीय विधायक रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े कुछ अपने दिशा निर्देश को लागू करने के लिए समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? How long has the Reserve Bank of the India extended the deadline for the implement its guideline related to bill payment and subscription renewal? 30 जून,
31 जुलाई, 31 अगस्त या फिर 30 सितंबर? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देश को कब तक के लिए समय सीमा की बढ़ोतरी कर दी है? चलिए इसका आंसर है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे सभी बैंकों में ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। इसके पहले दिशा निर्देश 1 अप्रैल तक लागू होने थे, अब इसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है। रिजर्व बैंक ने स्टैक सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। Which state government has become the first state in the country to provide health insurance to each family under the चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। ऑप्शन है आपका राजस्थान, बिहार, पंजाब या फिर झारखंड। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने का देश का पहला राज्य बन गया है, देने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। हमारी जो क्लास है रेगुलर रहा करती है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका आंसर क्या है देखते हैं। इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान एक स्टेट बन गया है, पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना बना रहा है, जिसका नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लगभग 1576 पैकेज और प्रोसेसिंग शामिल भी किए गए हैं। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? पाकिस्तान कोर्ट हैज लिफ्टेड द बैन अप टू विच ऐप? यूसी ब्राउजर, शेयरिट, टिकटॉक या फिर केवाई? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? अभी इसके पहले हर समय आप देखेंगे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ नाटक होता रहता है। कभी वो किसी ऐप को बैन करते हैं, फिर वापस उसके बैन को खत्म कर देते हैं, फिर बैन करते हैं। अब फिर इसके बाद फिर पाकिस्तान की अदालत ने ऐसा कौन सा ऐप है जिसको वापस उसके प्रतिबंध को हटा दिया है, आपको ये बताना है। चलिए इसका आंसर है हमेशा की तरह टिकटॉक ही। टिकटॉक के साथ पाकिस्तान की चोली दामन का खेल चल रहा है। वो लगातार कभी बंद करते हैं, कभी अलग कर लेते हैं, हटा देते हैं बैन, ये चल रहा है। पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट ने चीनी ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने रोक लगाई थी। पेशावर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। 6 माह में टिकटॉक पर दूसरी बार 1 अप्रैल 2021 को रोक हटाई गई है। अदालत ने रोक हटाने के मामले में अगली सुनवाई 25 मई तक की तारीख तय कर दी है। उस दिन नियामक संस्था को अपना जवाब दाखिल करना होगा। जो पाकिस्तान की नियामक आयोग है, नियामक संस्था है, उसने यहाँ पे ये आरोप लगाते हुए चाइना के टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया था कि वो उसमें अश्लील सामग्री वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाती है, बनाई जाती है। इससे वहाँ का जो कल्चर है वो खराब हो रहा है, ऐसा पाकिस्तान ने ऐसा आरोप लगाया था टिकटॉक के ऊपर। इसको देखते हुए पेशावर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च पे एक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। उसके बाद 6 माह के अंदर ही यहाँ पे टिकटॉक पर दूसरी बार 11 अप्रैल को रोक हटाई गई है। अब अगली सुनवाई जो है वो 25 मई को रखी गई है। अब देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डेज ऑब्जर्व ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 अगस्त या फिर 2 अप्रैल? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस। हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। उस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही कई कदम उठाए जाते हैं इस बीमारी से बचने के लिए। संयुक्त राज्य महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया? सुप्रीम कोर्ट हैज dismiss appeal of which of the state government and impose a fine of 20,000 on the state government for wasting the court's time?
तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार या फिर दिल्ली? चलिए इसका आंसर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है? चलिए इसका आंसर है बिहार। बिहार सरकार के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया ये देखते हैं। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामलों का निस्तारण करने की से जुड़ी है। मतलब कि कोई एक मामला था, उसके ऊपर विभिन्न पक्ष जो थे उनकी ऊपर सहमति होने के बाद पटना हाईकोर्ट पर ये मतलब मामले को वापस खत्म करने के लिए अपील लगाई गई थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की थी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? Which of the following state government has proposed Mahendragiri as a second biosphere reserve of the state? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली या फिर पंजाब? चलिए इसका आंसर दीजिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? चलिए इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा को प्रस्तावित किया गया है दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व में। उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। विश्व लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? इन द ग्लोबल जेंडर डिफरेंस रेशियो रिपोर्ट 2021 इंडिया हैज स्लिप्ड 28 प्लेस इन द लिस्ट ऑफ द 156 कंट्रीज। ऑप्शन है आपके पास 42वें स्थान पर, 105वें स्थान पर या फिर 148 स्थान पे। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर है 140वें स्थान पर। 140वें स्थान पर पहुंच चुके हैं हम 28 पायदान खिसक कर। विश्व लैंगिक भेद अनुपात 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान खिसक कर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल यानी 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें नंबर पे था। मतलब पहले हमारी स्थिति थोड़ी सी अच्छी थी, इस बार और खराब हो चुकी है। निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। आपने इसके आंसर्स दिए हैं कमेंट में, वापस इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रजिस्टर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल्स? ऑप्शन है आपका अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत। चलिए इसका आंसर है रूस। रूस ने देश के लिए मतलब रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है, रजिस्टर्ड कराई है। कृषि नियामक रोसेल खोजनदारो ने बताया कि टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता उसका विश्लेषण जारी रखे हुए हैं। कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजनदारो की एक यूनिट ने किया जिसका नाम कार्निवैक कोव रखा गया। ये रोसेल खोजनदारो क्या है? ये कृषि नियामक की एक यूनिट है जो कि वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है। वैक्सीन बनाने का इसका मेन काम यही है। अभी कोविड-19 की स्पुतनिक जो बनाई है रशिया ने, उसके ऊपर भी ये वर्क किया है। किसने किया? रोसेल खोजनदारो ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? How long has the Reserve Bank for the India extended the deadline for implementing its guideline related to bill payment and subscription renewals? 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त या फिर 30 सितंबर? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देश को लागू करने के लिए समय सीमा डेडलाइन जो है वो कब तक के लिए बढ़ा दी है?
चलिए इसका आंसर है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिए। इससे बड़ी संख्या में बैंकों को ग्राहकों से राहत मिलेगी। बैंकों में जो ग्राहक हैं उनको राहत मिलेगी इस व्यवस्था के जरिए। इसके पहले इस दिशा निर्देश को 1 अप्रैल से लागू होना था। रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर्स के लिए नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है।